हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजी का टॉपिक डायरेक्टेड सेट। डायरेक्टेड सेट इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इस यूनिट के अंदर नेट एंड फिल्टर। तो नेट को समझने के लिए हमारा एक बेसिक है, वो है डायरेक्टेड सेट। जब हमें डायरेक्टेड सेट समझ आ जाएगा तो हमें नेट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डायरेक्टेड सेट समझने के लिए देखिए, सबसे पहले डायरेक्टेड सेट को डिनोट किससे करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। और हम एक सेट लेते हैं, नॉन वॉइड सेट डी, और उस पर एक बाइनरी रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास उसके पास 3 कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। 3 कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन क्या है उसके पास? m ग्रेटर देन इक्वल m, वेयर ऑल m बिलोंग्स टू d। सपोज हमने एक d नॉन वाइड सेट लिया है, इसके अंदर सपोज हमारे पास 1 to 10 नंबर्स हैं। अगर हम 1 to 10 नंबर्स ले रहे हैं और हम बोलते हैं उसके लिए कि 1 इक्वल 1, तो अगर ये इक्वल का साइन है तो हम ये वाली कंडीशन ले सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पर ये इक्वल साइन कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने पहली कंडीशन क्या ली? m ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए? m होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या ली हमने यहाँ पर कि m ग्रेटर देन इक्वल n हो और n ग्रेटर देन इक्वल p हो, मतलब एक नंबर दूसरे से बड़ा हो और दूसरा नंबर तीसरे से बड़ा हो, तो पहला नंबर डायरेक्टली क्या होगा? तीसरे नंबर से हमेशा बड़ा हो जाएगा। मीन्स m ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, जहाँ m n p सब किस में बिलोंग करते हैं? d के अंदर बिलोंग करते हैं। इसका थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर हमारे पास m n d में बिलोंग करे, देन हमारे पास p कुछ ऐसा d के अंदर नंबर बिलोंग करना चाहिए जो p है वो m से भी ग्रेटर हो और जो p है वो n से भी ग्रेटर हो। इसका मतलब जब ये तीनों कंडीशन फॉलो कर जाएगी, देन ऐसे पेयर को, ऐसे सेट डी और उसके साथ उसके जो हमने बाइनरी रिलेशन लिया है उसका अगर हम पेयर लिख देते हैं, तो इस पेयर को हम क्या नोट कर देते हैं? दिस पेयर इज कॉल्ड डायरेक्टेड सेट और डायरेक्टेड सिस्टम। तो कहने का मतलब डायरेक्टेड सेट क्या है हमारे पास? डायरेक्टेड सेट एक ऐसा नॉन वॉइड सेट है जो किसी एक बाइनरी रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल पर डिफाइन है, और अगर वो इन 3 कंडीशन को फॉलो कर लेता है और तीनों में से अगर एक भी फॉलो नहीं हुई है तो वो क्या? डायरेक्टेड सेट नहीं रहेगा। तो डायरेक्टेड सेट के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन है? m ग्रेटर देन इक्वल m होना चाहिए, m ग्रेटर देन इक्वल n, n ग्रेटर देन इक्वल p, देन m ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाना चाहिए? p हो जाना चाहिए। और अगर m एंड d में बिलोंग करे तो p एक कोई ऐसी वैल्यू डेफिनेटली d के अंदर होनी चाहिए जो p m से भी बड़ी हो और p n से भी बड़ा हो। ठीक है। और अगर हम इसे पेयर फॉर्म में लिख पाए सेट को, पेयर का मतलब जब सेट और उसके साथ उसके बाइनरी रिलेशन को हम डिफाइन कर देते हैं, तो ऐसे पेयर को हम क्या बोल देते हैं? डायरेक्टेड सेट। अब डायरेक्टेड सेट के ही कुछ टॉपिक्स हैं, उसे हम वापस से कंसीडर करते हैं। रेजिड्यूल एंड कोफाइनल सबसेट ऑफ अ डायरेक्टेड सेट। ठीक है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले लेट डी ग्रेटर देन इक्वल, हमने एक पेयर ले लिया, बी अ डायरेक्टेड सेट। उस डायरेक्टेड सेट के अंदर हमने एक सबसेट ले लिया, E इज द सबसेट ऑफ D। इस E को ही हम रेजिडुअल सबसेट और कोफाइनल सबसेट में डिफाइन करेंगे। देन E इज सेट टू बी, एक ही डेफिनेशन के अंदर हमने दोनों को बता दिया है यहाँ पर। रेजिडुअल E इज सेट टू बी रेजिडुअल सबसेट ऑफ D इफ, रेजिडुअल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? इफ देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू D सच दैट डी के अंदर कोई एक ऐसा नंबर डेफिनेटली होना चाहिए फॉर एवरी m बिलोंग्स टू d, कि एक m d के अंदर ही बिलोंग करे और वो क्या कंडीशन फॉलो करे? m ग्रेटर देन इक्वल n हो। ठीक है। कहने का मतलब हमें ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिसमें एक नंबर दूसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तब हम क्या बोल देंगे? जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर किसके अंदर आ जाए? ई के अंदर आ जाए। तो ऐसे सबसेट को जो बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे? रेजिडुअल सबसेट। जो ई है उससे क्या बोल देंगे? जब हमारा वो m नंबर ई के अंदर आ जाएगा तो इस ई सेट को, ई जो सबसेट बना है, इस ई सबसेट को हम क्या बोल देंगे? रेजिडुअल सबसेट। अभी हम इसका और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे इसे। एक बार जस्ट डेफिनेशन समझ लीजिए। अ कोफाइनल सबसेट ऑफ डी, E is said to be a cofinal subset of D if for each n belongs to D
हर एक n जो इस D के अंदर बिलोंग कर रहा हो, हर एक नंबर्स के लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए, देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू E सच दैट m ग्रेटर देन इक्वल n। मतलब इसका कोई भी नंबर लें और यहाँ पर हमेशा एक नंबर ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए m जो हमेशा क्या हो, इस n नंबर से हमेशा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो ऐसे सबसेट को जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो उसे हम क्या बोल देंगे, को फाइनल सबसेट बोल देंगे। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन करते हैं। लेट अस कंसीडर द डायरेक्टेड सेट। हमने डी जो डायरेक्टेड सेट है उसे क्या ले लिया, नेचुरल नंबर का एक सेट ले लिया। वेयर ग्रेटर देन इक्वल इन द यूजुअल मीनिंग, ये हमारा एक बाइनरी रिलेशन है जिसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो अब समझिएगा यहाँ से हमने क्या कंसीडर किया है, एक सेट ई लिया है। ये सेट ई कैसा है, इस नेचुरल नंबर में से 1 2 3 तीन नंबर में यहाँ पर हटा देती हूँ, तो जो सेट बना है, जो सबसेट बना है, उस सबसेट को हमने क्या नाम दे दिया, ई नाम दे दिया। मीन्स 1 2 3 के अलावा 4 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे एलिमेंट इसके अंदर है और ये ई किसका सबसेट ले लिया, एन का। तो ये जो ई है ये रेजिडुअल होगा या को फाइनल होगा, तो हमने क्या बता दिया, ई इज रेजिडुअल सबसेट ऑफ एन because there exists an element 10 belongs to n। तो इस n इस d के अंदर हम यहाँ पर भी यही पार्ट करते थे कि कैपिटल D के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिन नंबर से बड़े नंबर हमेशा किसके अंदर हो, हमारे पास इसी D के अंदर भी मिल जाए। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, there exists an element 10 belongs to n such that m greater than equal। तो देखिए यहाँ पर कि 10 से बड़े जितने भी m हैं वो सारे m किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, e के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है, रेजिडुअल सबसेट की कंडीशन को। फिर दूसरा एक और सबसेट हम कंसीडर करते हैं ताकि हम को फाइनल सबसेट को एक्सप्लेन कर पाएं। तो को फाइनल सबसेट को एक्सप्लेन करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने एक सेट f ले लिया जिसके अंदर 1 3 5 अप टू बहुत सारे इस तरीके से नंबर हैं जो किसका सबसेट है, n का सबसेट है। Then f is a co-final subset of n because for each one belongs to n। कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट हो उस एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट भी इसके अंदर, इसके अंदर जो भी एलिमेंट हो उससे एक बड़ा एलिमेंट f के अंदर होना जरूरी है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेते थे कि n जो है वो d से बिलोंग करता है, इसमें जो भी एलिमेंट बिलोंग करे उससे ग्रेटर वाला जो एलिमेंट है वो ई के अंदर होना जरूरी है और वो हर एक एलिमेंट डी का जो हर एक एलिमेंट है उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एन के अंदर एक एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज 1 से ग्रेटर क्या हो गया, 3 जो है वो एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स कैसा हो गया, 3 ग्रेटर देन इक्वल 1। तो जब भी ये कंडीशन हमारी फॉलो हो जाती है उसे हम क्या बोल देते हैं, को फाइनल सबसेट। क्योंकि को फाइनल सबसेट की डेफिनेशन में क्या है, अगर n हमारा कोई नंबर d में बिलोंग करता है और कोई m नंबर e में बिलोंग करता है, उन दोनों में कैसा रिलेशन होना चाहिए, m ग्रेटर देन इक्वल n होना चाहिए। तो बिल्कुल उसी बेसिस पर हम यहाँ पर भी कर रहे हैं कि हमने यहाँ से क्या ले लिया कि 1 नंबर हमने n से ले लिया और 3 नंबर किससे ले लिया, f से ले लिया। इट मीन्स ये 3 नंबर ऑलवेज क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो हम इसके कोई से भी नंबर ले लेंगे, उनसे बड़े नंबर हमेशा हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये को फाइनल सबसेट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप को फाइनल सबसेट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। रेजिडुअल, को फाइनल सबसेट एंड डायरेक्टेड सेट, तीनों टॉपिक आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। यस, अब यहाँ पर हम एक नोट को डिस्कस करते हैं। एवरी रेजिडुअल सबसेट ऑफ अ डायरेक्टेड सेट ऑफ डी इज अ को फाइनल सबसेट ऑफ डी। जो भी रेजिडुअल सबसेट है वो हमेशा क्या हो जाता है, एक को फाइनल सबसेट बन जाता है। अब देखिए नैट की डेफिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, कि नैट जिसे हम कई बार डेफिनेशन में इस तरीके से भी आ जाता है, जनरलाइज सीक्वेंस भी बोला जाता है और इसका एक और नाम दिया जाता है मोरे स्मिथ सीक्वेंस भी दिया जाता है। तीनों का मतलब एक ही है। नैट की डेफिनेशन क्या है कि जब हमने डायरेक्टेड सेट समझ लिया तो नैट समझने में आई होप आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट एक्स बी अ नॉन वॉइड सेट। एक्स हमने क्या ले लिया, एक नॉन वॉइड सेट ले लिया और d ग्रेटर देन इक्वल साइन के साथ एक पेयर ले लिया, वो क्या है, बी अ डायरेक्टेड सेट, जस्ट जो हमने अभी पहले पढ़ा है। देन अ मैपिंग s such that d to x is called a net in x। तो नेट एक्चुअल में है क्या,
एक ऐसी मैपिंग है जो डायरेक्टेड सेट से किसी नॉन वॉइड सेट के अंदर डिफाइन करी जाती है। कहने का मतलब किसी नेट को डिफाइन करने से पहले हमें डायरेक्टेड सेट का पता होना चाहिए कि एक डायरेक्टेड सेट की मैपिंग हम किसके अंदर देख रहे हैं, किसी दूसरे सेट के अंदर देख रहे हैं, वो दूसरा सेट जो नॉन वॉइड है। तो अगर हमें ये कंडीशन मिल जाती है, ऐसी मैपिंग हम डिफाइन कर पाते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नेट इन एक्स बोल देते हैं। द इमेज अंडर एस ऑफ एन बिलोंग्स टू डी, अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं एन डी के अंदर, तो उसका इमेज कैसा हो जाएगा, एस एन हो जाएगा। वो एस एन किससे डिनोट किया जाता है, एस एन, या फिर उसे एस एन लिख दिया जाता है। ये एस एन किसके अंदर होगा, एक्स के अंदर। द इमेज अंडर एस ऑफ एन बिलोंग्स टू डी इज डिनोटेड बाय एस एन एंड द नेट एस इज डिनोटेड बाय। देन उसके नेट को कैसे डिफाइन कर दिया जाता है कि इमेज कैसी बन गई, हमारा जो एक्स है वो कैसा हो गया, इमेज कैसी बन गई, एस एन बन गई, सच दैट n बिलोंग्स टू d, और जहां पर हमारे बाइनरी रिलेशन कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल का बाइनरी रिलेशन है। तो हम क्या बोल देते, द नेट s इन x, s जो है वो x के अंदर किस तरीके से डिफाइन है, कैसे डिफाइन है हमारा नेट किसी x के अंदर, नेट इन x का मतलब कैसा है कि s कैसा हो जाए, एस एन इमेज दे दे। जो एस एन इमेज है वो कैसी है कि जहाँ सारे एन किसको बिलोंग करते हैं, डी को, और डी के ऊपर जो बाइनरी रिलेशन लगा हुआ है वो कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। तो आई होप नेट आपको क्लियर हो गया होगा। नेट का मतलब है एक ऐसी मैपिंग जो हमारे हम जो डायरेक्टेड सेट ले रहे हैं उसको किसके अंदर मैप कर दे, किसी एक्स के अंदर मैप कर दे। तो नेट जो है वो एस से डिफाइन होता है, और नेट जो हम एक्स के अंदर ले रहे हैं, नेट इन एक्स, इसका मतलब क्या ले रहे हैं, हम उस नेट की इमेज ले रहे हैं, उसे हम किससे डिनोट कर देते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। और एस एन क्या होता है, एन बिलोंग्स टू डी, जहां पर हमारे पास बाइनरी रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल का आ जाएगा। अब इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवेंचुअली और फ्रिक्वेंटली। ठीक है, दोनों वर्ड, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेट के अंदर बहुत सारी थ्योरम आपको इस पर बेस्ड मिलेगी। इवेंचुअली और फ्रिक्वेंटली बहुत अच्छे से समझिएगा इसे। लेट एस एन सच दैट एन बिलोंग्स टू डी ग्रेटर देन बी अ नेट इन अ सेट एक्स। क्या बोल दिया, जब हम ओनली नेट की बात कर रहे हैं तो हम एस मैपिंग की बात कर रहे हैं, बट जब हम बोल रहे हैं नेट इन एक्स, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एस एन की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देख लिया, लेट एस एन एन बिलोंग्स टू डी बी अ नेट इन अ सेट एक्स। अब हमने यहाँ पर भी क्या ले लिया, इसका एक सबसेट ले लिया। इसी सबसेट को हम इवेंचुअली बोलेंगे, इसी सबसेट को हम फ्रिक्वेंटली बोलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक सबसेट लिया, जी इज द सबसेट ऑफ एक्स, देन द नेट इज सेट टू बी। तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है, इवेंचुअली, फ्रिक्वेंटली, और हमारा एक है सेट इन जी। तो आप समझिएगा कि देन द नेट इज सेट टू बी इन जी। एक तो पहला पार्ट है नेट इन जी, एक है नेट इवेंचुअली इन जी, तीसरा पार्ट है नेट फ्रिक्वेंटली इन जी। तो नेट इन जी का मतलब क्या है, नेट इन जी कब कहलाएगा, इफ, मतलब इफ एंड ओनली इफ एस एन बिलोंग्स टू जी, कि कहने का मतलब जो इमेज बन रही है वो इमेज भी किसके अंदर लाई कर जाए, जी के अंदर लाई कर जाए। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू डी, जितने भी एन यहाँ डी में बिलोंग कर रहे हैं, अगर हम उनका इमेज लेते हैं एक्स के अंदर, तो जो एक्स के अंदर इमेज है वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए, जो जी हमने यहाँ पर सबसेट लिया है वो जी के अंदर भी हमारे पास क्या मिल जाए, सारी की सारी इमेज मिल जाए। अगर हम इसको डायग्राम से डिफाइन करते हैं, तो सपोज हमने ये ले लिया एक डी सेट, और हम इसको ले रहे हैं ये हमारा एक्स सेट, हमने एक्स के अंदर क्या ले लिया, एक जी और ले लिया, राइट, बना सकते हैं हम यहाँ पर। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लिए, ये एन, जितने भी एन लिए हैं ये वाले, उन सब एन की इमेज किसके अंदर मिल जाए, हमें इस जी के अंदर मिल जाए कंप्लीटली। और वो जी किसका सबसेट है, एक्स का। तो हम उस नेट को क्या बोल देंगे, उसे नेट इन जी बोलेंगे, कि नेट इन जी, जो मैपिंग मिल रही है वो कंप्लीटली किसके अंदर मिल रही है, जी के अंदर मिल रही है। अब समझिएगा नेट इवेंचुअली इन जी, नेट जो है वो इवेंचुअली कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू डी, इफ देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू डी, कि इस डी के अंदर ऐसे नंबर्स हो सच दैट फॉर एवरी एम बिलोंग्स टू डी, such that for every m belongs to D, m greater than equal n,
देन उसका जो इमेज बने वो जी के अंदर होना चाहिए। बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ, समझिएगा आप इस पार्ट को। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, फिर से एक डी सेट ले लिया, और फिर से मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एक एक्स सेट के अंदर एक जी सेट, यानी यहाँ पर ये ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं इस एन जो है वो ऐसा ले रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये एन किसके अंदर से लिए, मैंने डी के अंदर से, और इन्हीं एन के साथ मैं एम भी कुछ डी के अंदर ही ले रही हूँ, बट इन दोनों में कंडीशन क्या है, एम जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर। सपोज 1 2 3 इन सब की इमेज कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, सपोज ऐसा हो गया, और 4 से जो है वो इमेज कहाँ जाना शुरू हो गई, अंदर। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से क्या कर रहे हैं हम, इवेंचुअली इन जी, मतलब एन जो है वो डी में बिलोंग कर, एन का मतलब 1 2 3। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एम, एम मतलब जो एन से बड़ा है, एन से बड़ा कौन सा हो गया हमारे पास, 4 नंबर। तो मैं 4 से जो इमेज ले रही हूँ, इमेज का मतलब एस एम, एस एम का मतलब जो 4 की S4 बनेगी वो S4 किसके अंदर हो, जी के अंदर। मतलब n या n से बड़े जितने भी हो, आप 3 को भी ले सकते हैं कि 3 का इमेज भी किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो 1 और 2 के इमेज इसके अंदर ना, 3 और 3 से ज्यादा जितने भी हैं उन सबकी इमेज किसके अंदर आ जाए, जी के अंदर आ जाए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेट इवेंचुअली इन जी। इवेंचुअली का मतलब एक पर्टिकुलर नंबर तक तो वो जी में मैप नहीं हो रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा जितने भी हैं वो सारे के सारे अंदर मैप किसके अंदर हो रहे हैं, जी के अंदर मैप हो जाए। आई होप इवेंचुअली आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली इन जी, नेट फ्रिक्वेंटली इन जी का मतलब क्या है, फॉर ईच एन बिलोंग्स टू डी देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू जी। हर एक एन जो डी के अंदर बिलोंग करे उसके लिए एम जो है वो जी में बिलोंग करे। कैसा, एम ग्रेटर देन इक्वल एन होना चाहिए। यहाँ एम किसका ले रहे थे हम, डी का ले रहे थे। यहाँ एम किसका ले रहे हैं हम, जी का ले रहे हैं, जिसकी एस एम जो है वो सारी की सारी किसके अंदर इमेज आ जाए, जी के अंदर हमारी क्या मिल जाए, इमेज मिल जाए। कहने का मतलब कुछ एन जो है वो हमने डी में से ले लिए और उनमें कंडीशन क्या लगा ली, सपोज हमने ले लिया यहाँ पर 3 लिया, 3 से ग्रेटर क्या ले लिया, 4 ले लिया। 4 जो है उस 4 की इमेज किसके अंदर आ जाए, इसके अंदर आ जाए। बट इवेंचुअली और फ्रिक्वेंटली में स्लाइटली चेंज होता है, उस चेंज को समझिएगा। दोनों एक जैसी ही मैपिंग दिखा रहे हैं, बट ये क्या बोल रहा है, सारे नंबर की इमेज इसके अंदर आनी चाहिए। और ये क्या बोल रहा है, कुछ एम नंबर ऐसे हो जो एन से बड़े हो और उनकी इमेज जी के अंदर चली जाए। दोनों पॉइंट समझिएगा। कहने का मतलब कि हमने यहाँ पर 1 2 तक देखा, 3 की इमेज आ रही है, बट 4 की इमेज के लिए डिस्कस नहीं कर रहा है। ये क्या डिस्कस कर रहा है, जो एन हमने लिया है उसके ग्रेटर की इमेज इसके अंदर होनी चाहिए, बट सारे ग्रेटर की हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर क्या था, फॉर एवरी एम बिलोंग्स टू डी। ठीक है, यहाँ हर एक m जो n से बड़ा है उसकी इमेज इसके अंदर होना जरूरी है। और यहाँ पर हमारे पास किस तरीके की मैपिंग हो गई है वो आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ से ले लिया d और यहाँ पर क्या ले लिया, x। ये हमने ले लिया हमारा एक सेट g। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया 1 and 2, मैं यहाँ 3 ले रही हूँ, यहाँ 4 ले रही हूँ, यहाँ 5 ले लिया। ठीक है, तो हम ले रहे हैं 3 की इमेज इसके अंदर हो जाए। n है 1 2, 1 से बड़ा है 3, उसकी इमेज होनी चाहिए। 4 की जरूरी नहीं है, 5 की इमेज हो जाए। इस तरीके से 6 की जरूरी नहीं है, 7 की जरूरी नहीं है, कहीं 8 की इमेज में इसके अंदर देख लूं। क्लियर ये पार्ट। तो मैंने क्या देखा कि जब फ्रिक्वेंटली हम यहाँ से क्या ले लें, कुछ कुछ नंबर ले लें और उनकी इमेज अगर हम इसके अंदर दिखा दें, यहाँ पर एवरी वर्ड यूज किया गया है या एवरी यूज नहीं किया गया है, तो ऐसी इमेजेस को हम क्या बोल देते हैं, ऐसी इमेजेस हमारे पास क्या बन जाती है, ऐसी इमेज हमें क्या मिल जाएगी, फ्रिक्वेंटली, नेट फ्रिक्वेंटली इन जी मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैं आप लोग को नेट, इवेंचुअली एंड फ्रिक्वेंटली नेट क्लियर कर पाई होंगी। फिर से शॉर्ट में हम एक रिवीजन ले लेते हैं। नेट का मतलब होता है एस, ऐसा एस जो हमारा डायरेक्टेड सेट से किसी अनदर सेट में एक मैपिंग को शो करता है। और अगर हम
नेट की बात किसके अंदर कर रहे हैं, नेट इन एक्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम इसकी इमेज देख रहे हैं, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, एसएन से डिनोट करते हैं। जब हम n बिलोंग्स टू d ले लेते हैं तो उन सारे n नंबर्स की जब हम इमेज x के अंदर देखते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नेट इन x नाम दे देते हैं। फिर हमने पढ़ा था नेट इन g। नेट इन जी जब हम बात कर रहे हैं तो हम जी को क्या ले लेंगे, किसी एक्स का एक सबसेट ले लेंगे। एक्स के सबसेट के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब जितने भी एन हमारे डी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं उन सब की इमेज किसके अंदर आ जानी चाहिए, जी के अंदर आ जानी चाहिए। तो उसे हम क्या बोल देंगे, नेट इन जी। अगर हम नेट इवेंचुअली इन जी की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, एक पर्टिकुलर नंबर को छोड़कर उससे बड़े जितने भी नंबर हो उन सबकी इमेज जी के अंदर आ जाए। n belongs to d such that for every m belongs to d, हर एक m जो n से बड़ा है उनकी सबकी इमेज g के अंदर होना कंपलसरी हो जाता है। उसे हम क्या बोल देते हैं, इवेंचुअली बोल देते हैं। जब हम फ्रिक्वेंटली की बात करते हैं तब हम क्या बोल देते हैं, n belongs to d तो होना चाहिए there exists m belongs to g such that m greater than equal n sm belongs to g। हम यहाँ पर एवरी बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरी एम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कुछ एम ऐसे होने चाहिए जो एन से ग्रेटर हो और उनका इमेज किसके अंदर हो, जी के अंदर हो। तो हमारे को इवेंचुअली और फ्रिक्वेंटली दोनों में जो स्लाइटली डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम यहाँ पर इवेंचुअली एंड फ्रिक्वेंटली का मतलब हम किसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। अगर आपको नेट क्लियर हो गया तो इससे रिलेटेड थ्योरम्स आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ अ नेट। बहुत बेसिक है हमारा आज का लेक्चर। अगर बेस आपका स्ट्रांग हो गया तो आपको आगे थ्योरम की लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, कन्वर्जेंस ऑफ अ नेट का मतलब क्या है, अ नेट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी कन्वर्जेंस टू ए पॉइंट। कन्वर्ज हमेशा हम यही कहते हैं, एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस का हम लेते हैं कि वो सीक्वेंस किसी पॉइंट पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इफ इट इज इवेंचुअली इन एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, दैट इज a net Sn in a topological space converge to a point x। कि जो भी हम नेट बनाया है हमने x के अंदर वो किसको कन्वर्ज कर रहा हो, x को कन्वर्ज कर रहा हो, तभी हम क्या बोलेंगे, वो इवेंचुअली इन एवरी नेबरहुड ऑफ x। इफ फॉर एवरी नेबरहुड n of x there exists n belongs to d such that m belongs to d, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन m greater than equal n sm belongs to n। इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ अ नेट। कहने का मतलब कि हमारा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके अंदर जो नेट है, नेट का मतलब जो इमेज बन रही है हमारी नेट इन एक्स, वो कैसी हो, वो किसी एक पॉइंट एक्स को कन्वर्ज करती हो। वो अगर कन्वर्ज करती है तो हम उसे कैसे लिख देते हैं, if for every neighborhood n of x there exists n belongs to d such that for all m belongs to d m greater than equal n sm belongs to n। वो sm किसके अंदर बिलोंग कर जाए, उस n के अंदर बिलोंग कर जाए। तो हम क्या बोल देंगे कि हाँ वो क्या बन गया है यहाँ पर, कि वो नेट जो है वो किसी x पॉइंट पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि उस x के नेबरहुड के अंदर उसकी सारी इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि हमारा जो कन्वर्जेंस ऑफ ए नेट है वो किस तरीके से है, एक नेट लेना है आपको, एक नेट हमने ले लिया Sn, वो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर है और वो किसी पॉइंट x को कन्वर्ज कब करता है, जब x का नेबरहुड हम n ले लेते हैं और हम क्या लेते हैं कि कुछ n बिलोंग्स टू d के लिए m बिलोंग्स टू d इस तरीके से हो कि उससे ग्रेटर जितने भी हों उनकी इमेज सारी किसके अंदर आ जाए, उस नेबरहुड उस n के अंदर हमें यहाँ पर एग्जिस्ट कर जाए। तो हम उसे क्या बोल देंगे, कन्वर्जेंस ऑफ अ